साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अभिराम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं वेटनरी सर्जरी की। वेटनरी सर्जरी की काफ़ी क्लासेज अपनी ऑलरेडी हो चुकी है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी अभिराम क्लासेज की मोबाइल एप्लीकेशन पर। MPAVFO LSA 2025, उसके अलावा अपने राजस्थान वीओ के लिए टेस्ट सीरीज भी अपन जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और बहुत सारे कोर्सेज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है या ASDP फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, इन सभी के कोर्सेज अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो चुके हैं। कुछ साथियों का ये था कि सर कुछ क्लासेज मिसिंग है, तो वो क्लासेज भी अब उसमें अपलोड हो रही है। तो दोस्तों, अभिराम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आप विभिन्न प्रकार के कोर्सेज बहुत ही माइन्यूट सी फीस में लेकर अपना जो अध्ययन है उसको जारी रख सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं वेटनरी सर्जरी के बारे में। वेटनरी सर्जरी बहुत ही अच्छा सा एक सब्जेक्ट है जो कि अपने एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देता है। आज का अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों सूचरिंग के बारे में। सूचरिंग मटेरियल क्या होता है, सूचरिंग पैटर्न क्या क्या होते हैं, क्या क्या आवश्यकताएं होती है सूचरिंग के लिए, ये सारी चीजें आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ पे देखें तो सूचरिंग का मतलब क्या होता है। किसी भी जानवर के शरीर पर कोई कट लग गया, कोई गहरा घाव बन गया है, बड़ा घाव बन गया है जिससे ब्लीडिंग भी हो रही है, तो उसको क्या करना पड़ता है, जल्दी हीलिंग के लिए उसको सूचरिंग करनी पड़ती है, या उसको सामान्य भाषा में अपन बोल सकते हैं कि घाव को सिलना पड़ता है। क्या प्रोसीजर होता है इसको अपन समझे। मान लीजिए कोई इंसिजन बन गया है, ठीक है, ये ऐसे इस टाइप का कोई घाव जानवर के शरीर पर, त्वचा पर बन गया है, सामान्य रूप से अपन इसको समझे तो क्या किया जाता है, ये जो इंसिजन के दोनों एंड हैं, दोनों एज हैं ये वाले, इन दोनों एज को क्या किया जाता है, पास में लाने के लिए इस तरीके से अपन इनको सिल दें। ठीक है, मान लीजिए धागे से मैंने सिल दिया, जब इसको अपन खींचेंगे तो दोनों एज क्या होंगे, एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। उससे क्या होगा, दोनों एंड आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे घाव की हीलिंग भी जल्दी हो जाएगी और उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे कपड़ा फट गया, कपड़े को अपन सिल देते हैं, उसी प्रकार से घाव को जो सिलना है, घाव को सिलने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अपन सूचरिंग बोलते हैं। इसमें मैं लिख दूं घाव के दोनों सिरों को, सूचरिंग मटेरियल या धागे या C1 पदार्थ बोलते हैं इसको, C1 पदार्थ जिससे अपन उसको सिल रहे हैं, C1 पदार्थ की सहायता से सिलना या पास लाना। किसको पास ला रहे हैं, दोनों सिरों को, जिससे क्या होगा, दोनों एज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिससे घाव जल्दी भर जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब आप बात करें ये जो सूचरिंग मटेरियल है, इसके लिए क्या आवश्यकता है दोस्तों। सूचरिंग के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या होगी, सूचर मटेरियल की आवश्यकता होगी। ये जो मटेरियल होता है जिससे अपन सिल रहे हैं, या सामान्य भाषा में अपन बोल दे सिलने का जो धागा है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो यहां मैं लिख दूं दोस्तों आइडियल सूचर मटेरियल, आइडियल सूचर मटेरियल के गुण, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज यानी इसके जो गुण हैं वो कौन कौन से होने चाहिए जिससे उसको अपन आइडियल बोल दें सूचर मटेरियल। तो ये जो सूचर मटेरियल है दोस्तों, इसमें क्या होना चाहिए, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, इसको खींचने पर ये टूटना नहीं चाहिए। जैसे अपन धागे को खींच रहे हैं तो टूटना नहीं चाहिए, जितना ज्यादा खींचने पर नहीं टूटेगा तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी होगी। तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा नॉन कैपिलरी एक्शन होना चाहिए इसका, कैपिलरी एक्शन। नॉन कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या है, कोई भी लिक्विड है या फ्लूइड है, या जैसे अपन त्वचा पर टाँके लगा रहे हैं तो ब्लड उसमें कैपिलरी एक्शन से ऊपर नहीं आना चाहिए, उस धागे के अंदर ब्लड नहीं चढ़ना चाहिए, या कोई भी लिक्विड उसमें ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। तो नॉन कैपिलरी एक्शन वाला होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या है, जैसे अपन ने उसके गांठ लगा दी है, नोट लगा दी है, वो नोट क्या है, अपने आप नहीं खुलनी चाहिए। जैसे अपन टाँके लगाते हैं उसके बाद गांठ लगा दी तो वो गांठ अपने आप नहीं खुलनी चाहिए। इस प्रकार का सूचर मटेरियल आदर्श सूचर मटेरियल माना जाता है। तो गांठ या नोट अपने आप नहीं खुलनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये क्या होना चाहिए, अपने आप नहीं खुलनी चाहिए।
उसके अलावा क्या होना चाहिए, सूचर मटेरियल है वो नॉन कार्सिनोजेनिक होना चाहिए, नॉन कार्सिनोजेनिक होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नॉन एलर्जिक होना चाहिए, किसी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन वहां पे उस सूचर मटेरियल या टाके लगाने के पदार्थ या धागे से जानवर को नहीं होनी चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज अगर उस सूचर मटेरियल में है, उस धागे में है, तो उसे क्या बोल देंगे अपन, आइडियल सूचर मटेरियल बोल देंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अब बात करें दोस्तों सूचर मटेरियल होता कितने प्रकार का है, तो यहाँ पे देखिए सूचर मटेरियल को मैं दो भागों में डिवाइड कर दूं, दो भाग इसके अपन बना दें कि सूचर मटेरियल कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक होता है अपना एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल, एब्जॉर्बेबल यानी जो स्वतः अवशोषित हो जाएगा, अवशोष्य सूचर मटेरियल, ठीक है। एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल, नाम से पता लग रहा है क्या है इनमें, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल वो होगा जिसको हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और सामान्यतः कहाँ लगाते हैं अपन, शरीर के आंतरिक अंगों में। जब किसी भी प्रकार का ऑपरेशन या किसी भी प्रकार की सर्जरी परफॉर्म की जाती है, उस स्थिति में आंतरिक अंगों में लगाया जाने वाला जो सूचर मटेरियल है वो कौन सा है, एब्जॉर्बेबल है, जो कि स्वतः ही शरीर में अवशोषित हो जाएगा, उसको वापस से खोलकर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल को खोलकर हटाना पड़ता है, टांके काटने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके लिए काम में ली जाती है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल के काम में ली जाती है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जैसे चमड़ी है, वहां पे कोई कट लग गया तो वहां पे जब अपन सूचरिंग करते हैं, टांके लगाते हैं, तो उसमें किस प्रकार का पदार्थ काम में लेते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल, जो कि स्वतः शरीर में अवशोषित नहीं होता है। तो इसको क्या करना होता है, अपने को काटना पड़ता है और उसको हटाना पड़ता है। कुछ समय बाद जब घाव भर जाएगा तो उसको काट के हटा दिया जाता है। तो ये सूचर मटेरियल की दो कैटेगरीज होती है। अब एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल कौन से होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल कौन से होते हैं, अपनी एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से भी आ जाता है। जैसे अभी एलएसए 2025 की बात करें तो उसमें क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सूचर मटेरियल एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल होता है या अवशोष्य प्रकार का सीवन पदार्थ होता है, इस प्रकार का पूछा गया था। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सभी नाम अपने को याद होनी चाहिए। एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल की बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कैटगट, ठीक है। इसके बारे में भी अपन देखेंगे कैटगट क्या होता है, कहाँ से मिलता है, कितने प्रकार का होता है। इसके अलावा दोस्तों एक होता है अपने कारगिल मेम्ब्रेन, कैटगट हो गया, कारगिल मेम्ब्रेन हो गया, कोलेजन हो गया, ये सब नाम अपने को याद होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लेते हैं अपन कंगारू टेंडन, कंगारू टेंडन हो गया। इसके अलावा काम में लेंगे यहाँ पे फेसियल आटा। ये सारे एग्जाम्पल अपने को ध्यान में रखने हैं। ये किसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं अपन, एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, नेचुरल होते हैं, ठीक है, जो अपने को कहीं ना कहीं नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक भी होते हैं जिसमें अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड हो गया, ठीक है, पॉलीगैलेक्टीन हो गया। इसके अलावा यहाँ ले सकते हैं अपन पॉली डाइएक्सिनोन। ये एग्जाम्पल दिया गया था पेपर में, एलएसए 2025 का जो अभी पेपर आया था उसमें ये पूछा गया था, इनमें से कौन सा अवशोष्य पदार्थ का उदाहरण है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन था। उसका आंसर क्या था, पॉलीडाइएक्सिनोन। तो ये सारे एग्जाम्पल अपने को ध्यान रखने हैं। ये किस प्रकार के सूचर मटेरियल होते हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है, जो स्वतः अवशोषित हो जाते हैं, इनको काट कर हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनका उपयोग जो मेजर सर्जरीज होती है या आंतरिक अंगों में टांके लगाने में किया जाता है। नॉन एब्जॉर्बेबल जो सूचर मटेरियल होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, अवशोषित नहीं होंगे, स्वतः अवशोषित नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है, स्वतः अवशोषित नहीं होंगे और इनको काट कर हटाना पड़ता है, इनको काट कर हटाना पड़ता है। सामान्यतः कहाँ काम मिलेंगे, शरीर की बाह्य सतह पर, ठीक है, यानी जैसे त्वचा पर अपन ने टाके लगाए हैं वहां पर इसको काम में लिया जाता है। इस प्रकार का जो सूचर मटेरियल है वो कौन सा होता है दोस्तों, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल होता है। अब इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें मैक्सिमम अपन लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करें सिंथेटिक और नेचुरल, तो नेचुरल की बात करें इसमें एम्ब्लिकल टेप का अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा सिंथेटिक की बात करें दोस्तों, नाइलॉन हो सकता है, सिल्क थ्रेड हो गया, जो कि सर्वाधिक यूज में लिया जाता है सिल्क थ्रेड।
इसके अलावा कॉटन थ्रेड हो गया, कॉटन थ्रेड सूती धागा, रेशम का धागा, पॉलिस्टर हो सकता है, पॉलिस्टर का धागा हो सकता है, और स्टेनलेस स्टील का वायर हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का वायर। ठीक है, इसके अलावा और सिंथेटिक अपन देखें तो इसमें नाम याद रखने अपने को, पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन। ये किस प्रकार के सूचर मटेरियल होते हैं दोस्तों? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है। और याद रख सकते हैं अपन इसमें लिनन। ठीक है, ये सभी धागे किस प्रकार के सूचर मटेरियल है? नॉन एब्जॉर्बेबल है। और इधर क्या पढ़ा है अपन ने? एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल। तो इन दोनों का मतलब अपने को पता होना चाहिए, दोनों के उदाहरण अपने को पता होने चाहिए। अपनी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे मैंने दे दिया, निम्न में से किस क्वेश्चन देखे अपन यहाँ पे, क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, यहाँ से प्रश्न मैंने बना दिया, निम्न में से एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है, एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है। क्या क्वेश्चन है मेरा? निम्न में से एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है। ऑप्शन में दे दूंगा दोस्तों, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीइथाइलिन, अम्बिलिकल टेप, अम्बिलिकल टेप, और एक दे दिया दोस्तों मैंने पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। इस प्रकार का प्रश्न अपनी एग्जाम में आ जाता है, जो कि गलत होने के लिए पर्याप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन अपने को दिए गए हैं, इसमें से क्या निकालना है अपने को? कोई एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अपने को क्या पता है, पॉलीप्रोपाइलिन किस प्रकार का सूचर मटेरियल है? नॉन एब्जॉर्बेबल है। ठीक है, नॉन एब्जॉर्बेबल। पॉलीइथाइलिन भी किस प्रकार का है? नॉन एब्जॉर्बेबल है। अम्बिलिकल टेप किस प्रकार का है? नॉन एब्जॉर्बेबल है। और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड किस प्रकार का होता है? एब्जॉर्बेबल होता है। ठीक है, तो यहां से अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अपनी एग्जाम में सामान्यतः पूछ लिया जाता है। ऑप्शन अलग चेंज कर देगा, क्वेश्चन चेंज कर देगा, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से अपन बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सही करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये जो एग्जाम्पल अपन ने देखे हैं एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल के, उनको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल जो अपन ने पढ़े हैं, इसके जो एग्जाम्पल देखे अपन ने, कैटगट। कैटगट सबसे इंपॉर्टेंट एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल होता है, जो कि मैक्सिमम सर्जरीज में यूज में लिया जाता है। कैटगट होता क्या है, कहां से मिलता है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, कैटगट कहां से प्राप्त होता है? सीप यानी भेड़ की छोटी आंत। ये ध्यान रखना है, ऑप्शन में इसी प्रकार से देता है और वहां पे गलती होती है। सीप की छोटी आंत यानी क्या बोल देंगे इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोजा। इंटेस्टाइन में अपन ने पढ़ा था कौन कौन सी परतें होती है, तो वहां पे छोटी आंत की सब म्यूकोसा परत से प्राप्त होता है। ये याद रखना है। ठीक है, जो भी सूचर मटेरियल है वो कहाँ से मिल रहा है अपने को, वो अपने को ध्यान में होना चाहिए। वहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सीप की छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा से क्या प्राप्त होता है अपने को? कैटगट प्राप्त होता है। अब कैटगट की जो श्रेणियां हैं दोस्तों, इसकी कई श्रेणियां बना सकते हैं। किसके आधार पर? अवशोषण में लगे समय के आधार पर। अवशोषण में समय कितना लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई मेजर ऑपरेशन किया गया है जिसमें शरीर के अंदर टांके लगाए गए हैं, तो वहां पे टांके कितने समय में अवशोषित हो जाएंगे, इस आधार पर इसकी 4 श्रेणियां बनाई गई है, ए, बी, सी और डी। ठीक, इनमें अवशोषण में समय लगता है दोस्तों। ए वाली जो श्रेणी है इसमें कितना समय लगेगा? 10 दिन का लगेगा। बी में 15 दिन लगता है, सी में 20 दिन लगता है, और डी वाली जो कैटगट होती है ये कितना समय लेती है अवशोषित होने में? 40 दिन का समय ये अवशोषित होने में लेती है। तो सबसे ज्यादा समय तक कौन सी रहती है? टाइप डी वाली रहती है। ठीक है, ये इसकी श्रेणी है। इसी प्रकार से इसकी साइज के भी नंबर दिए जाते हैं, नंबर ऑफ साइज। इस साइज की कैटगट अपन काम में ले रहे हैं, तो इसमें नंबर दें तो नंबर 1 और 2 होता है। ठीक है, एक नंबर अपन 4 रखते हैं और एक नंबर रखते हैं अपन 5। नंबर 1 व 2 जो जनरली छोटे पशुओं के काम में लेते हैं, स्मॉल एनिमल्स के लिए, और 4 और 5 अपन लार्ज एनिमल्स के काम में लेते हैं। 1 व 2 जो होता है दोस्तों, इसको काम में लेते हैं अपन कैपिलरीज यानी जो रक्तवाहिकाएं हैं, रक्तवाहिकाएं।
रक्तवाहिकाएं, रक्तवाहिकाएं यानी जैसे वेन हो गई, आर्टरीज हो गई, कैपिलरीज हो गई, इनकी सूचरिंग के लिए क्या करते हैं अपन, 1 व 2 को काम में लेते हैं। ये बहुत ही छोटी साइज की होती है। नंबर 4 जो होता है दोस्तों, इसको अपन काम में ले सकते हैं मसल्स और फेसिया की सूचरिंग में। मसल्स एंड फेसिया, इनकी सूचरिंग के लिए किसको काम में लेते हैं, नंबर 4 को लेते हैं। और नंबर 5 जो होता है दोस्तों, जो ऑर्गन्स होलो ऑर्गन्स होते हैं, यानी खोखले ऑर्गन, बड़े ऑर्गन्स होते हैं, जैसे रूमन ले सकते हैं। जो रूमिनोटोमी करेंगे तो उसमें कौन सी कैटगट काम में आएगी, नंबर 5 आएगी। रूमन हो गया। सिजेरियन सेक्शन यानी गर्भाशय, गर्भाशय की सूचरिंग के लिए क्या काम मिलेंगे, नंबर 5 कैटगट काम में लेते हैं। तो ये कैटगट की कुछ सामान्य बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है दोस्तों, जो अवशोषण का समय 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, ये कैसे बढ़ रहा है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रोमिक एसिड से उपचारित कर देते हैं। कैटगट को किससे ट्रीट करते हैं, क्रोमिक एसिड से। ठीक है, कैटगट को क्या कर दूं मैं, क्रोमिक एसिड के साथ मिला देंगे तो इसका जो अवशोषण का समय है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। अवशोषण का समय ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अवशोषण का समय बढ़ रहा है किसके उपचारित करने पर, क्रोमिक एसिड से, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं दोस्तों, क्रोमिक कैटगट भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सी वाली है कैटगट, जिसमें अवशोषण में कितना समय लग रहा है, 20 दिन का, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मीडियम क्रोमिक कैटगट। मीडियम क्रोमिक, क्रोमिक कहां से आया वर्ड, क्रोमिक एसिड से आया। ठीक है, मीडियम क्रोमिक क्या बोल देंगे इसको, कैटगट। मीडियम क्रोमिक कैटगट किसको बोल देंगे, जिसको अवशोषित होने में कितना समय लग रहा है, 20 दिन का लग रहा है। यानी श्रेणी सी की जो कैटगट होती है वो किस प्रकार की कैटगट है, मीडियम क्रोमिक। ये क्या हो जाएगी, इनमें कम समय लग रहा है और इसमें ज्यादा समय लग रहा है। तो मीडियम क्रोमिक कैटगट कौन सी होती है, जिसमें अवशोषण में कितना समय लगे, 20 दिन का, या इसकी कैटेगरी कौन सी है, सी कैटेगरी की। ठीक है, तो ये भी अपने को याद रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मीडियम क्रोमिक कैटगट को अवशोषित होने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या करेंगे अपन, 20 दिन करेंगे। ठीक, उसके अलावा अपन यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ साइज देखे हैं, कौन सी साइज की जो कैटगट होती है उसको किस अंग की सूचरिंग करने के काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, एक क्रोमिक एसिड का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि कैटगट प्राप्त कहाँ से हो रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, कैटगट कहां से मिल रहा है, सीप की छोटी आंत की सब म्यूकोजा से, ये ध्यान रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखे दोस्तों अपन, कारगिल मेम्ब्रेन। अगला अपन ने क्या देखा है एग्जाम्पल, कारगिल मेम्ब्रेन। ये कहां से प्राप्त होती है दोस्तों, बोवाइन सीकम से। कहां से प्राप्त होगी ये, बोवाइन सीकम, यानी जो गाय भैंस होती है उसकी आंत का ही एक भाग होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है ना सीकम, वहां से प्राप्त होती है कारगिल मेम्ब्रेन। एक अपन देखे दोस्तों इसमें कंगारू टेंडन। कंगारू टेंडन ये कहां से प्राप्त होगा, तो ये कंगारू की पूंछ, पूंछ का जो टेंडन होता है, पूंछ का टेंडन वहां से प्राप्त होता है कंगारू टेंडन। और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत ही ज्यादा होती है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा तनाव की स्थितियां होती है, जैसे हर्निया का ऑपरेशन है, हर्निया का ऑपरेशन, या इसको काम में ले सकते हैं अपन जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल की सूचरिंग में, की सूचरिंग, जहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा तनाव की स्थितियां होती है, ऐसे ऑपरेशन में क्या करते हैं अपन, कंगारू टेंडन काम में लेते हैं। जॉइंट कैप्सूल जो होता है, जैसे नी जॉइंट है अपना, वहां पे जो जॉइंट कैप्सूल है उसपे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो उसकी सूचरिंग के लिए क्या काम मिलेंगे अपन, कंगारू टेंडन काम में लेते हैं, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सर्वाधिक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ अपन ने शुरू में पढ़ा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ सर्वाधिक है, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, इसको खींचने पर ये टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये काम में लिया जाता है कंगारू टेंडन। इसके बाद बात करें दोस्तों, कोलेजन। ये होता है दोस्तों अपने को प्राप्त बोवाइन फ्लेक्सर टेंडन से। बोवाइन फ्लेक्सर टेंडन, बोवाइन फ्लेक्सर टेंडन से क्या प्राप्त होता है अपने को, कोलेजन प्राप्त होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आंख के ऑपरेशन में। आंख की सर्जरी जब की जाती है तो उसमें किस प्रकार का सूचर मटेरियल काम में लेते हैं अपन, कोलेजन काम में लिया जाता है। और ये कोलेजन अपने को प्राप्त कहाँ से होता है, बोवाइन फ्लेक्सर टेंडन से प्राप्त होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, आंख की सर्जरी में किया जाता है। इसके आगे अपन देखिए दोस्तों, फेशियल आटा।
फेशियल आटा बोवाइन फेशियल आटा से प्राप्त होता है। ठीक है, बोवाइन फेशियल आटा क्या है, एक मस्कुलर बैंड होता है जो अपन ने एनाटोमी में पढ़ा है, वहां से प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल है। इसके अलावा अपन पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीगैलेक्टिन और पॉलीडाइएक्सोनोन, ये एग्जाम्पल अपने को याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल की। तो नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल में अपने को ध्यान रखना है एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल, नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल, ये किस प्रकार के सुचर मटेरियल हैं, जो अवशोषित नहीं होंगे। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है, ये सुचर मटेरियल अवशोषित नहीं होता है, अवशोषित नहीं होगा, अपने आप अवशोषित नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको काट कर हटाना पड़ेगा, काट कर हटाना पड़ता है, हटाना पड़ेगा। इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये कहाँ काम में लिया जाता है, शरीर की बाह्य सतह या त्वचा की सूचरिंग के लिए इसको काम में लिया जाता है। इस प्रकार के सूचर मटेरियल को काम में लेंगे, यहाँ पे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल को काम में लिया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल अपन ने देखे हैं दोस्तों, इसमें याद रखना है अपने को, इसमें एक तो अम्बिलिकल टेप का ध्यान रखना है अपने को। अम्बिलिकल टेप नाम से लगता है कि ये एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है, जबकि ये नॉन एब्जॉर्बेबल टाइप का सूचर मटेरियल होता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक होता है सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड जो है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है। ये जो सूचर मटेरियल है ये सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है। सर्वाधिक उपयोग किसका होता है, सिल्क थ्रेड का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। और सबसे मजबूत कौन सा होता है दोस्तों, तो स्टेनलेस वायर, स्टेनलेस स्टील के जो वायर हैं इनका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, ये सबसे मजबूत हो जाएगा। ठीक है, स्टील का बना हुआ तार है, तो इसका कहाँ काम मिलेंगे अपन, जो ऊंट होते हैं उनमें मैंडिबुलर फ्रैक्चर नॉर्मली अपने को देखने को मिलते हैं, तो मैंडिबुलर फ्रैक्चर में काम में लेते हैं, यानी हड्डियों की जो बोन्स है, बोन का जो फ्रैक्चर है उनकी सूचरिंग में काम में ले सकते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार का जो सूचर मटेरियल है उसको काम में लेते हैं अपन हड्डियों की सूचरिंग में, जहाँ पे बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, और इसको क्या करना पड़ता है, फिर हटाना भी पड़ता है। तो ये पढ़ा है दोस्तों अपन ने नॉन एब्जॉर्बेबल टाइप का सूचर मटेरियल। अपने सूचर मटेरियल कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनके एग्जाम्पल है और कहाँ कहाँ उनको उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सूचरिंग पैटर्न का। सूचरिंग पैटर्न अपन देखें, यहां से भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सूचरिंग पैटर्न बीओ का जो 2019 का पेपर हुआ था उसमें सूचरिंग पैटर्न से क्वेश्चन था कि टेंडन की सूचरिंग के लिए किस प्रकार का सूचर पैटर्न काम में लिया जाता है। सूचरिंग पैटर्न का मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले इस बात को अपन समझे कि जो टांके लगाए जा रहे हैं वो किस पैटर्न में लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपन देखें हॉरिजॉन्टल मैट्रेस। मैट्रेस क्या है, उसका पैटर्न है, सूचर पैटर्न किस प्रकार है, यानी जैसे मान लीजिए ये जानवर की चमड़ी में या त्वचा पर बाह्य सतह पर इस प्रकार का घाव बन गया। अब इसमें जो सूचरिंग अपन कर रहे हैं, इसमें जो टांके लगा रहे हैं उसका पैटर्न किस प्रकार है, जैसे मैंने इधर से निडिल डाली, ठीक है, और इधर से निकाल लिया, इस प्रकार से मैं उसके टांके लगा सकता हूँ, लगा सकते हैं इस प्रकार से टांके। एक सूचरिंग पैटर्न किस तरीके से अपन बना सकते हैं, ये मान लीजिए इस प्रकार का घाव है, इसमें क्या किया है, नीडल इधर से डाली, इधर से ही निकाल ली, फिर इधर लाए, फिर इधर से डाली, इधर से निकाल ली, यहाँ पे आके अपन ने नोट लगा दी। तो सूचरिंग पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, इंटरलॉकिंग टाइप के भी हो सकते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए 2 इंसिजन है, बीच में घाव बना हुआ है, मैंने क्या किया है, नीडल को इधर से प्रिक किया, ऊपर निकाला, फिर नीचे डाला, फिर इधर से लेके यहाँ निकाला, फिर यहाँ वापस ले लिया, यहाँ नोट लगा दी। तो सूचरिंग पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, किस प्रकार से टांके लगाए जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, सूचरिंग पैटर्न बोल रहे हैं, यानी टांके लगाने का तरीका किस प्रकार है उसे क्या बोलते हैं, सूचरिंग पैटर्न बोलते हैं। और ये जो मैट्रेस है वो भी वर्ड उसी से लिया गया है। हॉरिजॉन्टल मैट्रेस जो होता है दोस्तों, इसका अपने को क्या करना है, इसमें ज्यादा अपने को अंदर नहीं जाना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, अपने को दिमाग में क्या सेट रखना है, अपने एग्जाम में क्या आता है यहाँ से कि हॉरिजॉन्टल मैट्रेस किस प्रकार का सूचर पैटर्न है और कहाँ पे काम में लिया जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रेस कहाँ काम में लिया जाता है, तो इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, टेल एम्पुटेशन। टेल एम्पुटेशन जब करते हैं अपन, तो उसके बाद जब सूचरिंग की जाएगी स्किन के एजेज की, तो वहां पे क्या काम में लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रेस काम में लेते हैं। इसके अलावा एक होता है दोस्तों वर्टिकल मैट्रेस। वर्टिकल मैट्रेस जो होता है इसको काम में लिया जाता है टीट फिस्टुला, टीट फिस्टुला या टीट लेसरेशन हो गया, ठीक है, जो कि जनरली किसमें देखा जाता है, बकरियों में देखा जाता है। बकरी का जो थन होता है किसी कांटे में या तार में फंसकर कट गया,
तो उसमें जो सूचरिंग पैटर्न अपन काम में लेते हैं वो किस प्रकार का होता है दोस्तों, वर्टिकल मैट्रिक्स से। सीधा क्वेश्चन आता है लेसेरेशन की स्थिति में किस प्रकार का सूचरिंग पैटर्न काम में लिया जाता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किस ऑपरेशन में काम में लिया जाता है। तो इनके एग्जाम्पल और इनके नाम अपने को साथ में याद रखने हैं। इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे ट्वेल सूचर, एक यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों अपन पर्स स्ट्रिंग सूचर, पर्स स्ट्रिंग सूचर। ये दोनों प्रकार के जो पैटर्न हैं ये कहाँ काम में लिए जाते हैं, प्रोलैप्स की स्थिति में काम में लिए जाते हैं। ट्वेल सूचर जो होता है दोस्तों ये एनल और वेजाइनल दोनों प्रकार के प्रोलैप्स की स्थिति में काम में लिया जाता है, जबकि ट्वेल सूचर दोनों में काम में लिया जाता है। जबकि पर्स स्ट्रिंग सूचर जो होता है दोस्तों ये काम में लिया जाता है एनल प्रोलैप्स की स्थिति में। ये कहाँ काम मिलेंगे अपन, एनल प्रोलैप्स की स्थिति में किस प्रकार का सूचरिंग पैटर्न काम मिलेंगे, क्विल सूचर काम मिलेंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों, एक होता है ओवरलैपिंग सूचर पैटर्न, ओवरलैपिंग सूचरिंग पैटर्न, इसे यू शेप पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। वो एक ध्यान में रखना है इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग सूचरिंग पैटर्न, इंटरलॉकिंग सूचरिंग पैटर्न। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो ये दोनों प्रकार के जो सूचर पैटर्न है ये कहाँ काम में लिए जाते हैं, हर्निया के केसेज में। हर्निया के केसेज में कौन से सूचरिंग पैटर्न काम में लेते हैं, ओवरलैपिंग और इंटरलॉकिंग। अब इंटरलॉकिंग जो सूचर पैटर्न है इसके लिए अपने को ध्यान रखना है डीएच का, यानी डायफ्रागमेटिक जो हर्निया होता है, डायफ्रागमेटिक हर्निया में किस प्रकार का सूचरिंग पैटर्न काम में लेते हैं अपन, इंटरलॉकिंग सूचरिंग पैटर्न काम में लेते हैं। तो इनके नाम और एग्जाम्पल अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9, यहाँ पे अपन लेंगे जो इंटेस्टाइन की सूचरिंग में जो पैटर्न काम में लिए जाते हैं उनको। इसमें याद रखना है दोस्तों गैम्बी पैटर्न, गैम्बी पैटर्न। एक होता है दोस्तों पार्कर कैर सूचरिंग पैटर्न, एक होता है अपना स्मीडियन सूचरिंग पैटर्न, स्मीडियन सूचरिंग पैटर्न। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस जो होता है, यानी इंटेस्टाइन के दो सिरे हैं, ये मान लीजिए आंत है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया जिसकी वजह से क्या किया, आंत में यहाँ पे अपने को कट लगाना पड़ा। अब ये दोनों सिरे अलग अलग हो गए, आंत क्या है, पाइप जैसी संरचना है जिसको अपन ने बीच में से काट दिया तो दो टुकड़े हो गए। अब उन आंतों के दोनों सिरे को जोड़ा जाता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस, इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब क्या है, आंत के दोनों सिरों को आपस में पुनः जोड़ना क्या कहलाता है, इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस। तो इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस की स्थिति में ये सूचर पैटर्न काम में लिए जाते हैं, ठीक है। पार्कर कैर सूचर और स्मीडियन सूचरिंग पैटर्न ये क्या काम में लिए जाएंगे, इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस में, ठीक है। और तीसरा जो सूचर पैटर्न है गैम्बी, ये भी कहाँ काम में लिया जाता है, आंतों की सूचरिंग में काम में लिया जाता है। तो ये अपने को तीनों याद रखने हैं, ये किस में काम मिलेंगे, इंटेस्टाइनल सूचरिंग में। नंबर नेक्स्ट अपन देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बनल मेयर सूचर पैटर्न, बनल मेयर सूचरिंग पैटर्न। ये जो सूचरिंग पैटर्न होता है दोस्तों ये काम में लिया जाता है टेंडन की सूचरिंग, टेंडन की सूचरिंग में काम में कौन सा पैटर्न काम में लिया जाएगा, तो टेंडन की सूचरिंग में दोस्तों काम में लिया जाएगा बनल मेयर सूचरिंग पैटर्न। वीओ 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बनल मेयर सूचरिंग पैटर्न कहाँ पे काम में लिया जा रहा है, टेंडन, ठीक है। उल्टा था वो क्वेश्चन, ऐसे पूछा गया था कि टेंडन की सूचरिंग के लिए किस प्रकार का सूचरिंग पैटर्न काम में लिया जाता है। तो बनल मेयर सूचरिंग पैटर्न कहाँ काम मिलेंगे अपन, टेंडन की सूचरिंग में। इसके अलावा दोस्तों अपन यहाँ पे देख सकते हैं, और एक देख सकते हैं अपन पिन सूचर। ये जो पिन सूचर होता है दोस्तों ये काम में लिया जाता है गतिशील अंगों की सूचरिंग में, गतिशील अंग, यानी आईलिड्स की बात करें अपन, आंख की जो पलक है उसकी सूचरिंग में किस प्रकार का पैटर्न काम में लिया जाएगा, पिन सूचर। तो ये सभी नाम अपने को याद रखने हैं, साथ ही इनके एग्जाम्पल भी अपने को याद रखने हैं, यहाँ से अपने एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में देखें दोस्तों अपन, जो निडिल होती है, सर्जिकल निडिल या सूचरिंग निडिल, सूचरिंग निडिल जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार से उनको डिवाइड कर सकते हैं अपन। एक तो होती है ट्रोमेटिक, एक होती है ट्रोमेटिक निडिल और एक होती है एट्रोमेटिक निडिल। ट्रोमेटिक निडिल का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे ही उसमें टांका अपन लगाएंगे, चमड़ी के अंदर डालेंगे तो चमड़ी को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। यानी उस निडिल का जो सिरा होता है, मान लीजिए ये निडिल है, ठीक है, इसका ये आगे वाला सिरा और ये पीछे वाला सिरा जिसमें धागा डाला जाता है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सरफेस है इसकी, ये वाली, ये क्या होती है, धारदार होती है, धारदार सतह होती है इसकी। जबकि एट्रोमेटिक जो निडल होगी उसमें क्या होती है, वो गोल होती है, वहां पे धार नहीं होती। ठीक है, इसमें ये क्या है, गोलाकार होगी केवल, इसमें धार नहीं होती है। तो ये अंदर जब जाएगी तो ये अपने टिश्यूज को नहीं काटती है। ठीक है, और ये क्या करती है, आसपास के टिश्यू को काटती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। ये दोनों में अंतर होता है। तो ट्रोमेटिक निडल ये है और एट्रोमेटिक निडल ये होती है जो टिश्यूज को नहीं काटती। अब इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ट्रोमेटिक निडल का उपयोग किया जाता है दोस्तों बाह्य सतह यानी त्वचा, त्वचा की सूचरिंग में, त्वचा पर टाके लगाने में किस प्रकार के निडल काम में लेंगे, ट्रोमेटिक। जबकि एट्रोमेटिक कहाँ काम में लेते हैं, आंतरिक अंगों की सूचरिंग में, आंतरिक अंगों की सूचरिंग में एट्रोमेटिक निडल को काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे देखें अपन यहाँ पे, इसमें एक क्वेश्चन आता है दोस्तों सर्जिकल नोट्स से। सर्जिकल नोट्स, इसका क्या मतलब है, नोट का मतलब होता है दोस्तों गांठ। ऑपरेशन के बाद जब टांके लगाए जा रहे हैं तो उस टांकों में जो धागा होगा उसके गांठ लगाएंगे तभी वो रुकेगा। तो अब गांठ लगाने के तरीके कौन कौन से होते हैं उसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो इसमें अपन देखें दोस्तों, सबसे सिंपल होगा नंबर 1 सिंपल नोट। ठीक है, एक होता है दोस्तों सिंपल नोट। सिंपल नोट में क्या किया जाता है, जो धागे के दोनों सिरे हैं उनको एक गांठ लगा दी जाती है, इसको बोलते हैं सिंपल नोट। ये किस प्रकार की नोट है, हाफ हिच भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हाफ हिच। ठीक, इसमें क्या किया गया है, दोनों धागे के दोनों सिरों को पकड़कर एक गांठ लगा दी गई है। जो सामान्य गांठ अपन लगाते हैं उसे बोलते हैं सिंपल नोट। इसके बाद में लेते हैं दोस्तों ग्रैनी नोट। ग्रैनी नोट का मतलब क्या है, जो सिंपल नोट अपन ने लगाई है उसी के ऊपर एक और अपन सिंपल नोट लगा दें उसी दिशा में। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सिंपल नोट लगाई अपन ने, सिंपल नोट का मतलब क्या है, एक सीधी सी गांठ लगा दी अपन ने, उसके ऊपर उसी दिशा में एक गांठ और, उसी दिशा में एक गांठ और, तो उसे क्या बोल देंगे अपन, ग्रैनी नोट बोलते हैं। ठीक है, नंबर तीसरे पे बात करें दोस्तों, इसमें लेंगे अपन स्क्वायर नोट। स्क्वायर नोट में क्या किया जाता है दोस्तों, जो सिंपल नोट है इसमें क्या किया, सिंपल नोट लगाई, उसी के ऊपर उसी दिशा में एक गांठ लगाई। स्क्वायर नोट में क्या करेंगे, सिंपल नोट लगाएंगे फिर विपरीत दिशा में एक गांठ लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से लगाया, अब विपरीत दिशा में लगा देंगे, तो इसे क्या बोल देंगे, स्क्वायर नोट क्या है, स्क्वायर नोट इज इक्वल टू सिंपल नोट प्लस विपरीत दिशा में एक और गांठ, विपरीत दिशा में एक और गांठ, इसे क्या बोला जाता है, स्क्वायर नोट। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका एक नाम और होता है रीफ नोट, रीफ नोट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखिए अपन इसमें सर्जन्स नोट। सर्जन्स नोट में क्या होगा, जैसे ही अपन टाके लगा रहे हैं उसमें पहली जो गांठ होती है उसमें दो घुमाव लेकर अपन गांठ लगाते हैं, उसके ऊपर एक सिंपल गांठ लगा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं सर्जन नोट। इसमें ध्यान क्या रखना है कि दो जो घुमाव ले रहे हैं अपन, डबल जो गांठ लगाते हैं घुमाव लेके, वो कब लगाते हैं, पहले लगाते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले दो घुमाव वाली गांठ, पहले दो घुमाव वाली गांठ, उसके ऊपर सिंपल नोट लगा देंगे, उसी दिशा में सेम नोट, एक घुमाव वाली गांठ, एक घुमाव वाली गांठ लगाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्जन्स नोट। अब नेक्स्ट लेंगे दोस्तों डबल सर्जन नोट। डबल सर्जन्स नोट, डबल सर्जन नोट में क्या किया है अपन ने, पहले तो अपन सर्जन नोट लगाएंगे यानी डबल घुमाव वाली एक गांठ लगाएंगे, फिर उसके ऊपर क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर नोट लगा देंगे। पहले अपन सर्जन्स नोट लगाएंगे, सर्जन्स नोट, और उसके ऊपर क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर नोट लगा देंगे, स्क्वायर नोट। तो इसे क्या बोल देंगे दोस्तों, डबल सर्जन्स नोट, या क्या बोल देंगे इसको, डबल रीफ नोट, डबल रीफ नोट भी इसको बोला जाता है। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ट्रिपल नोट भी कहा जाता है, इसे क्या बोल सकते हैं अपन, ट्रिपल नोट भी कह सकते हैं। तो ये दोस्तों विभिन्न प्रकार की नोट्स हैं जहां से अपने एग्जाम में जनरली क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी अपने ध्यान में ये होना चाहिए कि कौन सी नोट किस तरीके से लगाई जाती है।
यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए तो अपन सही करने की स्थिति में हो। इससे पहले अपन ने सूचरिंग निडल के बारे में पढ़ा है, उससे पहले अपन ने सूचरिंग पैटर्न्स पढ़े हैं, जहाँ पे सिंपल सूचरिंग पैटर्न कौन कौन से होते हैं और उनको कहाँ कहाँ पे अपन काम में लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा है दोस्तों, सूचर मटेरियल कौन कौन से होते हैं और उनका एग्जाम्पल क्या क्या है और उनका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।